Hello students, today we are going to cover the topic potential energy in this chapter work, energy and power. So students, in the last class I explained you what is the work done by variable force dW is equal to F dx. टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। पिछली क्लास में हमने किया था कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो इंटीग्रेशन मेथड होता है और इंटीग्रेशन मेथड में हम बहुत इजीली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बहुत कॉमन इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, DW इज इक्वल टू एफ डी एक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी तक हम W इज इक्वल टू डेल्टा के ई कर रहे थे, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा वर्क डन का जो कंसेप्ट निकल के आया था वो वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी का यूज करके निकल के आया था, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने वेरिएबल फोर्स के लिए भी डिस्कस कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स DW इज इक्वल टू एफ डी एक्स, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए डिस्कस की थी। और ग्राफ से भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कि भाई अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। तो इतनी बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्क एनर्जी पावर, जिस एनर्जी की बात हम इस चैप्टर में करते हैं वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है वो? मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमारी बात हो चुकी है, हम ये बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन की वजह से होता है, ओके। और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की। सो स्टूडेंट्स, इन मैकेनिक्स जब हम वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर करते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फुल ऑफ कंसेप्ट्स। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी को बहुत सिंसियरली और अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी करने की जरूरत होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करने के लिए वर्क डन लगाया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं कि व्हेन वर्क इज डन देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट then there is a change in position. So when the position of an object is changed, तो क्या होता है, जो वर्क डन होता है वो हमारा बेकार नहीं जाता। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं पहले आपको इस चैप्टर में जो हमें स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टडी करनी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट मी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली एक ऐसी एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, मान लो हमने किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को उठा के किसी हाइट पे रख दिया, ओके। सो जब ऑब्जेक्ट को उठा के किसी हाइट पे रखा तो उसमें वर्क डन हुआ। वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन किया और उस बॉडी को डिस्प्लेस करके ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाके रख दिया। तो जब हमने किसी हाइट पे ले जाके रख दिया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो जो वर्क डन हुआ था दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होती हैं वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे वाटर टैंक है आपका वाटर टैंक में ऊपर पानी भरा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो वर्क डन करके वाटर को ऊपर लिफ्ट करके स्टोर किया गया है। सो वर्क डन करके जब हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये किसी भी फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, ये मैकेनिकल भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, ये मैग्नेटिक भी हो सकती है और ये केमिकल भी हो सकती है। मतलब there are forms of different forms of stored energy. So potential energy is in so many form we see the potential energy। जो stored energy होती हैं वो सारी की सारी potential energy होती हैं। तो अभी हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये करने जा रहे हैं कि भाई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg,
उसकी वजह से, उसके अगेंस्ट में या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिफाइन किया हूँ कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग द बॉडी टू सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे मान लो, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, ये ग्राउंड है मेरा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से किसी ब्लॉक को, m मास का कोई ब्लॉक है, इसको मैंने लेके h हाइट पे लेके रख दिया, ठीक है। सो ये इसकी ग्राउंड की पोजीशन इनिशियल है और h हाइट पे ले जाके रख दिया, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जितना वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो नेगेटिव होगा दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मैं m मास की बॉडी को h हाइट तक लेके जाऊंगा, सो वर्क डन कितना होगा, किसका वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये देखो, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, बॉडी इज टेकन अपवर्ड, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, क्योंकि अर्थ तो सभी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, सभी बॉडी पर उसका वेट लगता है, सभी बॉडी पर उसका वेट कहाँ लगता है, नीचे, सभी बॉडी पर, इस बॉडी पर इसका वेट mg नीचे लगेगा, mg फोर्स नीचे है इसका वेट, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जरूर लिखना है, हमेशा वेक्टर की भाषा में बात करनी है। वेक्टर की भाषा में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर ट्रीटमेंट करना है, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये हो गया -fs। सो अब f की वैल्यू कितनी, mg, s की वैल्यू कितनी, h। अब मेरा कहना ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम जर्नली U लेते हैं, दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन और नेगेटिव ऑफ -mgh, सो U इज इक्वल टू +mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये आ गया। ये डेफिनेशन हमारी चेंज हो जाएगी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। मतलब क्या होगा, जो हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी दूसरे तरह से डिस्कस करेंगे। अभी हमारा कहना ये है कि अगर m मास का कोई बॉडी है, उसको h हाइट पर ले जाके हम रख देते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh हो जाती है। और mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, अगर मान लो मैं h की वैल्यू r ले लेता हूँ, सो u इज इक्वल टू mgr। इसको अगर मैं डिफरेंशियल करता हूँ r के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, सो ये आ जाएगा du बाई डी आर इज इक्वल टू mg। ओके, du बाई डी आर इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें, सो ये -mg f के इक्वल हो जाएगा, और f इज इक्वल टू -du बाई डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। f इज इक्वल टू -du बाई डी आर, ये -mg f के इक्वल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और जो नेगेटिव फोर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। सो f इज इक्वल टू -du बाई डी आर। मतलब क्या हो गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो उसका जो नेगेटिव ऑफ differentiation of potential energy with respect to distance is equal to the gravitational force, F is equal to -du by dr। very important relation हमारा यहाँ पर आता है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आगे मैं कैसे बढ़ने की, ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मेरा कहना ये है, इसको जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। देखो, टाइम के साथ होने वाला चेंज रेट हो गया। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, सो उसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। सो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू द फोर्स। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आगे बात करने जा रहा हूँ, तो बात ये करने जा रहा हूँ कि F इज इक्वल टू -du बाई डी आर को अगर मैं ऐसे लिखूँ -f dr, अब अगर मैं इंटीग्रल करूँ दोनों तरफ का, तो क्या हो गया, u1 से u2, और ये
ये R1 से R2, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा माइनस वर्क डन, और ये हो गया U2 माइनस U1। सो W इज इक्वल टू माइनस U2 माइनस U1, बहुत इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, मतलब क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो काइनेटिक एनर्जी से बिल्कुल अलग है। देखो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर किसी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv² होती है, और v क्या होती है, व्हाट इज v, v इज स्पीड हियर। सो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, और उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मूविंग बॉडी का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट्स निकल के आया, ये आप ध्यान रखें, बहुत यूजफुल है। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर हमारा क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब वर्क डन का अलग अलग एनर्जी के साथ अलग अलग रिलेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ आप ये देखो, मतलब यू विल सरप्राइज टू नो कि भाई W इज इक्वल टू डेल्टा KE है, बट W इज इक्वल टू डेल्टा PE नहीं है, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PE है। मतलब यहाँ पर मैं एक यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा, W इज इक्वल टू डेल्टा K और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आने वाला है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका स्टेटमेंट तो आपने पहले अपनी क्लास 9 में स्टडी कर लिया होगा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, और इस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, हमारी न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मतलब देखो क्या होता है, आप सिंपल छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मेरा कहना ये है कि K प्लस U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब हर जगह में, मतलब जैसे मान लो कोई बॉडी किसी हाइट पर रखी है, तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होएगा, और उसको हमने ऊपर से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो बीच वाले किसी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा, उसके नीचे वाले पॉइंट्स पर जो टोटल एनर्जी होगा, और व्हेन बॉडी रीचेस द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगा उसका वैल्यू हर जगह सेम होगा। इस प्रिंसिपल को यूज करके न जाने कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स फिजिक्स में सॉल्व कर लेते हैं, बहुत यूजफुल है। एनर्जी को लेकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना अपने आप में समझदारी कहलाती है, क्योंकि अगर आप फोर्स का कंसेप्ट लेकर चलोगे तो हो सकता है वेक्टर की वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ जाए, वेक्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ट्रबल करे, लेकिन एनर्जी को लेकर आपको कभी ट्रबलिंग नहीं होगी। क्यों ट्रबल में नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो K प्लस U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सम ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये आया कहां से, आप कहोगे सर आपने तो ये स्टेटमेंट लिख दिया, मैं इसको भी प्रूफ करता हूं। देखो कैसे प्रूफ करता हूं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, W इज इक्वल टू डेल्टा K, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, इनको ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐड करने पे कितना हो गया ये, या इसको ऐसा करो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। सो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन टोटल एनर्जी, और इट कैन डेल्टा कैन बी रिटन आउट K प्लस U इज इक्वल टू 0। और जब चेंज 0 है, किसी चीज में अगर चेंज 0 है तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तभी ना चेंज 0 होगा। मेरा कहना ये है कि भाई चेंज नहीं होगा कोई भी,
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो सम है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम तो कांस्टेंट ही ना होगा, तो ये हमारा आ गया। सो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं जैसे डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और ये हो गया K2 माइनस K1 माइनस U2 माइनस U1, और ये हमारा हो गया U1, इसको इधर ले गए, सो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2, सो U प्लस K इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, मतलब हर पोजीशन पर जो एनर्जी हमारी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अब देखो इसका हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये कैपिटल H हाइट पर कोई बॉल है, ठीक है, m मास का बॉल है, कैपिटल H हाइट से हमने इसको ड्रॉप करा, और आपको पूछा गया व्हेन इट इज एट हाइट h फ्रॉम द टॉप व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पर कितना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मतलब क्या है, ग्राउंड से कैपिटल H हाइट से, ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पर m मास की बॉल को रिलीज किया गया, तो आपको ऊपर से स्मॉल h हाइट पर उसका स्पीड बताना है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी केवल कौन सी है, पोटेंशियल mgh, रिलीज किया गया, काइनेटिक तो जीरो है, यहाँ पर टोटल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से छोड़ दिया तो यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी भी हो गया इसमें, इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा mgh इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कैंसिल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आ जाएगा 2g h minus h under root is equal to, so this is how we find the speed at height h below the point from where it is released। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम मोशन इन वन डायमेंशन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन से करते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, टाइम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी हेल्पफुल टूल इन सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। सो ये हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया और वर्क डन का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन आपको बता दिया और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ फोर्स। जो होती है फिजिक्स में वो मेनली दो तरह के होते हैं। मैकेनिकल फोर्स की अगर मैं बात करूं सो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है कंजर्वेटिव फोर्सेस। Now what are conservative forces? Very important concept. एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स का जो क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। देखो क्या होता है भाई, फोर्स डज सम वर्क, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारी बात पहले हो चुकी है इस चैप्टर में। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो जब फोर्स लगता है और वो फोर्स बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है तो हमारा वर्क डन हो जाता है। मान लो हमने किसी बॉडी को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह में रख दिया तो कुछ वर्क डन होगा। अब वर्क डन दो तरह का होता है। एक तो ऐसा वर्क डन होता है जो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से गए। जैसे मान लो आपको कहीं बाहर जाना है, आपको मान लो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप क्या करेंगे, बस पकड़ेंगे बस स्टैंड से। सो बस स्टैंड से जब आप बस पकड़ेंगे तो बस स्टैंड तक जाने के लिए आप कोई भी जो मीडियम है, मीन्स है ट्रांसपोर्ट का, वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गाड़ी से भी बस स्टैंड तक जा सकते हैं, या साइकिल से जा सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं, या ऑटो 3 व्हीलर से जा सकते हैं। सो बस स्टैंड बस पकड़ने के लिए तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय फोर्स मतलब जो फोर्स है वो वर्क डन करता है। तो अगर हमारा वर्क डन बाय फोर्स उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो हमारा फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स। सो हाउ कैन वी डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस
in which work done by the force depends only on initial and final position but not on the path followed between initial and final position. ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते हो तो जहाँ किसी के पास आप जाते हो तो उसको क्या पता कि आप कैसे आए हो, तो पाथ पर तो डिपेंड नहीं किया ना। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई बॉडी ए से बी तक डिस्प्लेस हमने करी, 2 पॉइंट के बीच में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो पोजीशन चेंज की है ए से बी तक, एक तो इस रास्ते से लेके गए और एक इस रास्ते से लेके गए और एक इस रास्ते से, और देयर आर नंबर ऑफ पाथ 1 2 3, there are 3 path via which body is taken from A to B। A से B तक ले जाने के लिए हमने 3 रास्ते चुने, तो अगर हमारा वर्क डन सभी में सेम है, W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3, देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि भाई सर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं। मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं कि ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिसका वर्क डन, ध्यान रखना, जिसका वर्क डन, वो खुद नहीं, फोर्स का वर्क डन अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो हमारा फोर्स होता है वर्क डन। सो कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स इन विच वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब जो वर्क डन है, वर्क डन इज द फंक्शन ऑफ एक्स आई एंड एक्स एफ, नॉट दैट ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन नहीं है, सो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। सो कंजर्वेटिव फोर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो होती है वर्क डन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ, केवल ए और बी पर डिपेंड करेगा, ए और बी के बीच में आपने बॉडी को किस रास्ते से लेके गए हैं उस पर वर्क डन हमारा डिपेंड नहीं करेगा अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल तो क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, ये वर्क डन के इक्वल होता है। अगर मैं इसको जैसे, मतलब क्लोज्ड पाथ क्या हुआ, ए से बी तक गए और बी से फिर वापस ए तक आ गए, तो क्लोज्ड पाथ हो गया। मतलब क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा 0 होगा, क्लोज्ड पाथ में वर्क डन हमेशा 0 होगा अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो। सो ये तो वर्क डन हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे कर देता हूँ, क्लोज्ड बना देता हूँ, तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ। सो वर्क डन होना चाहिए 0 फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे पहली बात तो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा, पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। थर्ड, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। और ये प्रॉपर्टी एक और है, क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड लूप में वर्क डन हमारा 0 होता है। सो मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स का भी इंट्रोडक्शन दे दिया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स के। एग्जाम्पल्स हो गया, जैसे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों फोर्स हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे। और लास्ट जो इसी चैप्टर में मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, स्प्रिंग फोर्स।
सो नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रूव करेंगे कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और उसके बाद में स्प्रिंग के ऊपर आऊंगा। स्प्रिंग इज वेरी यूजफुल डिवाइस, और स्प्रिंग फोर्स को भी वहां पर हम प्रूव करेंगे कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।